ईरान में घुसकर इजराइल ने शनिवार को जो तबाही मचाई, उसके इंपैक्ट की खबरें अब लगातार सामने आ रही हैं। इजराइल की सेना आईडीएफ ने बड़े स्तर पर हमले को अंजाम दिया। इजराइल के आर्मी चीफ ने प्रेस रिलीज में कबूल किया कि ये हमला ईरान के 1 अक्टूबर के हमले के जवाब में किए गए। अमेरिका को चिंता थी कि अगर इजराइल ईरान को जवाब दे भी तो ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना ना बनाए, लेकिन जिद्दी इजराइल ने अमेरिका के स्टेटमेंट को भी दरकिनार कर दिया। यानी जानकारी आ रही है कि इजराइल के 25 दिन बाद लिए गए बदले की जद में ईरान का एक परमाणु ठिकाना भी आ गया है। जी हां, इजराइल ने अमेरिका की बातों को भी अनसुना कर दिया और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया। तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक गुप्त सैन्य अड्डे की सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल ने अमेरिका को यह वादा किया था कि वो ईरान से बदला तो जरूर लेगा, लेकिन उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू ने आश्वासन दिया था कि ईरान में तेल संयंत्रों और न्यूक्लियर प्लांट को निशाना नहीं बनाया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि साइट पर पहले बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी ईरान चला चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में यहां हमले किए जाने की पुष्टि हुई है। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। हालांकि IAEA सहित पश्चिमी देशों का यह मानना है कि तेहरान सक्रिय रूप से परमाणु कार्यक्रम में जुटा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक दिन पहले कहा था कि इजरायली हमले को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए और न ही कम करके आंका जाना चाहिए। उन्होंने इजरायल पर जवाबी हमले की बात कही थी। उधर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों को कामयाब बताते हुए कहा था कि इससे ईरान की सेना को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। दोनों देशों में छिड़ी जंग के बीच अमेरिका समेत पूरी दुनिया तंग हो रही है। अगर इसी तरह से हमले किए गए तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए परिणाम घातक हो सकते हैं। 25 दिन बाद इजराइल की तरफ से ईरान से बदला लिया गया। करीब करीब 20 ऐसे ठिकाने रहे जहां पर इजराइल ने हमले किए। हालांकि इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई कि हमने आम नागरिकों पर हमले नहीं किए हैं। ज्यादातर यहां पर जो हमले किए गए वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए। लेकिन आपको ये भी बताएं कि देखिए, अमेरिका की भी इस पर स्टेटमेंट सामने आई है और जिस तरह से हमले किए गए उसको लेकर पहले इजराइल ये कह चुका था कि वो ये जो सैन्य ठिकाने हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड TP त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, आपका बहुत स्वागत है। विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। TP त्यागी जी, ये जो हमला किया गया, इजराइल ने कहा कुछ और फिर किया कुछ और, इसके पीछे आप स्ट्रेटेजिक रीजंस क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करने की आवश्यकता है। इजराइल ने ये कहा और हमला करने से पहले भी और हमला करने के बाद भी कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और उसके तेल के कुएं जो हैं, जो एनर्जी सेंटर्स हैं, उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। अब ईरान के आधे दर्जन से ज्यादा न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उनमें से एक फैसिलिटी जो तेहरान के आगे है उत्तर में, उस फैसिलिटी में असलियत में मिसाइल यूनिट रही है वो पहले, और जहां तक मैं समझता हूं कि वहां से इंटरमीडिएट नहीं, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो सॉलिड फ्यूल बनता है, उस सॉलिड फ्यूल को बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लेनेटरी मिक्सर्स थे जिनको इजराइल ने तबाह किया। अब वो प्लेनेटरी मिक्सर जो है करीब करीब 12 थे और वो ईरान खुद नहीं बनाता, वो चाइना से इंपोर्ट करता है और वो बड़े महंगे हैं और उनको दोबारा इंपोर्ट करने में 1 साल लगेगा। यानी कि अगर 1 साल तक वो सॉलिड फ्यूल को बनाने वाले प्लेनेटरी मिक्सर ईरान को नहीं मिलते हैं तो ईरान फिर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा इजराइल के अगेंस्ट टू सम एक्सटेंट। तो ये उसके लिए बड़ा नुकसान तो है, लेकिन इस नुकसान को ये नहीं कहा जा सकता कि इजराइल ने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया। ईरान ने ये धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने मेरे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया तो फिर मैं इजराइल के खिलाफ ऑल आउट वार का ऐलान कर दूंगा।
1000 मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से को ये इजराइल के ऊपर भस्म कर दूंगा। तो ये इसकी धमकियां दी गई थी, पर उसको इजराइल ने अवॉइड किया है। तो इसको फ्लेयर अप करने की आवश्यकता नहीं, दोनों तरफ से। इजराइल ने हमला करने के बाद कह दिया हमारा हमला पूरा हुआ, और खोमेनी ने भी ये जरूर कहा है कि भाई चीजों को कम करके भी ना बताएं, बड़ा करके भी ना बताएं। अपनी आर्मी को कह दिया आप एक्शन लो। धमकी भी दे दी कि इजराइल ईरान को जानता नहीं है, इजराइल को हमारे दृढ़ संकल्प शक्ति का पता नहीं है, ये धमकी भी दे दी। और एक किस्म से ये भी कह दिया दबी जुबान में कि ईरान का जो अटैक होगा वो या तो सांकेतिक होगा या प्रोपोर्शनेट होगा, और हो सकता है कि दबाव में आके वो ना भी हो। क्या आपको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, खासतौर पर इजराइल की अगर मैं बात करूं, तो इस तरह के हमले की जरूरत थी? बिल्कुल 100% जरूरत थी, क्योंकि ईरान ने पहले अटैक किया इजराइल के ऊपर, इजराइल ने ईरान का जवाब दिया, फिर दोबारा ईरान ने 1 अक्टूबर को अटैक किया तो इजराइल ने उसका जवाब दिया। अब अगला भी हो गया, बदला भी हो गया, दोनों तरफ का पूरा हो गया, अब उसे खत्म कर देना चाहिए। तो इसकी जरूरत तो थी कि अगर रुख तो इस तरह का नहीं लग रहा है कि ये जल्दी खत्म होगा। पर ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा है, मैं आपको ये बताता हूं कि इससे कमजोर क्षण नहीं आया, इससे तकड़ा क्षण नहीं आया होगा। इस समय करीब करीब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी ताकत के साथ काम करे और भारत काम करे, सुमोटो एक्शन लेके काम करे, तो इस समय समझौता कराया जा सकता है। क्योंकि इजराइल ये कह चुका है कि मेरा हमला पूरा हुआ, और ईरान ये कह चुका है कि भाई हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और तेल के कुओं पर अटैक नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। मैं आपके पास भी वापस लौट रहा हूं। आलोक सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये जिस तरह से न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया गया है आईडीएफ की तरफ से, ईरान के कई सैन्य ठिकाने हैं जो तबाह कर दिए गए, ज्यादातर जो हमला किया गया सैन्य ठिकानों पर ही किया गया है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं ईरान की, इस हमले का किस तरह से इम्पैक्ट होगा इन पर? ये जो हमला हुआ है आकांक्षा जी, इसका ज्यादा इम्पैक्ट ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि कर्नल त्यागी साहब ने बिल्कुल सही कहा है, वो जो साइट है ना तेहरान के पास में जी, वो जो सॉलिड फ्यूल भरा जाता है ना लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में, उसका वो प्लांट था वहां पे जिस पर आक्रमण किया था इजराइल ने। अब ये कहां से खबरें आ रही हैं, इसकी जांच अभी करनी होगी। हो सकता है वहां पर कुछ सीक्रेट तरीके से उन्होंने कुछ न्यूक्लियर अपना इंस्टॉलेशन बनाया हो जो जिस पर चोट पहुंची हो, लेकिन इंटेंशन मंशा इजराइल की नहीं थी। मंशा अगर होती तो एक साथ वो करेगा, एक साथ सारे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह कर सकता है। इजराइल में ये क्षमता है। फिर से मैं परिचय करा दूं आपका, शैलेंद्र देवालकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं आप। आपका बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। आलोक जी, आप अपनी बात पूरी करें। मेरा यह कहना है आकांक्षा जी कि ये जो लिमिटेड अटैक्स हो रहे हैं ना, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं जैसा कि मैं समझता हूं। अमेरिका अभी नहीं चाहता है कि ऑल आउट वार हो इन दोनों के बीच में, क्योंकि उससे अमेरिका को काफी घाटा होगा। क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था जब बर्बाद होगी, तेल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो उसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अभी अमेरिका के सबसे ज्यादा हित में है कि लिमिटेड वार हो, और ये लिमिटेड वार का जो कॉन्सेप्ट है, ताकि कोई भी पूरी तरह जीते नहीं और ये ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चलता रहे, इसका सीधा लाभ जो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां, उनको अरबों रुपए का फायदा हो रहा है इससे। तो ये एक बहुत बैक बिहाइंड द कर्टन ये गेम चल रहा है। दूसरी एक बात ये है कि अमेरिका इस समय नहीं चाहता है कि 5 नवंबर के पहले ये वॉर एस्केलेट हो, क्योंकि अमेरिका में करीब 25 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के सपोर्टर रहे हैं, और इनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, ये सब जगह पे इनका काफी डिसिसिव वोटिंग स्ट्रेंथ है। तो ऐसे समय में वो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो छिटक करके ट्रंप की तरफ न चले जाएं, इसके लिए भी बिडेन बहुत ज्यादा बेचैन है।
तो ये कई कारण है जिसके कारण अभी एस्केलेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है वो बड़ी हास्यास्पद है। मैं पिछले बार भी बोल चुका हूं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसमें नहीं होता है। डिक्लेयर करके आप अटैक करते हो, लिमिटेड अटैक कर रहे हो, है ना। तो और आपने ना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को मारा, ना उनके ऑयल इंस्टॉलेशन को मारा, तो बहुत ज्यादा नुकसान ईरान को इससे नहीं होगा। तो और उसमें भी आप अक्रॉस द कंट्री अगर सारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करो, तब तो बात समझ में आती है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त शैलेंद्र जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, इजराइल ने कहा कुछ और था, किया कुछ और। जिस तरह का ये प्रदर्शन इजराइल का हमें देखने को मिला है ईरान के प्रति, क्या हम ये माने कि इजराइल की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज का ही ये प्रदर्शन था और इसी तरह का रुख रहा है इजराइल का ईरान के प्रति? देखिएगा, ये बात तो बिल्कुल है कि इजराइल और ईरान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो इसलिए कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं लेगा कि किसी के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक कर दे, क्योंकि सबको दोनों को पता है कि उनकी जो रिटेलिएशन कैपेसिटी है वो दोनों की बड़ी स्ट्रांग है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, जैसे अभी एक एक्सपर्ट ने भी कहा था कि अभी यूएस में इलेक्शंस ड्यू है, जैसे वहां पर मुस्लिम लॉबी भी स्ट्रांग है, वैसे जू लॉबी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जू लॉबी जो मायने रखती है, जहां तक यूएस की गल्फ की तरफ की पॉलिसी है उसको डिसाइड करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। इसलिए एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू को भी एक फेस सेविंग चाहिए, उनको भी अपना डोमेस्टिक क्राउड है, उनको भी एड्रेस करना है। ईरान आप पे दो बार अटैक करता है, आप बिल्कुल शांत रहते हो, आप हिजबुल्लाह पर लेबनान पे अटैक करते हो, हमास के लीडर्स पर करते हो, लेकिन जिन्होंने आप पर डायरेक्ट अटैक किया, आज तक ईरान ने डायरेक्ट अटैक इजराइल पे कभी नहीं किया था। उन्होंने प्रॉक्सी थ्रू वो करते थे, वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, इनके थ्रू ये सब चलता था। लेकिन जब डायरेक्ट अटैक होता है तो अब तक इजराइल क्यों इसमें बिल्कुल चुप्पे साधे हुए था, तो उनको भी कुछ दिखाना था। लेकिन इसमें देखिएगा कि जहां तक ये सारी खबरें आ रही है कि कहीं ईरान के रिएक्शन में आपसे और चाहूंगी, अगर इसका इम्पैक्ट हम देखें, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट किस तरह का हो सकता है इस हमले के बाद? देखिएगा, इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है, इसमें एक बात बहुत ज्यादा मायने रखती है कि सारे जो अरब कंट्रीज है इसमें वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, उसमें पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। और इसमें एक प्रकार का टैसिट अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं वो है, बिकॉज ईरान का जो खामेनी रेजिम है वो अरब कंट्रीज के और टोटल गल्फ के डेवलपमेंट में का सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है। कोई नहीं चाहते हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ये सारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सबसे बड़े ऑब्स्टैकल्स हैं। और ये अरब कंट्रीज भी चाहते हैं, बिकॉज अरब कंट्रीज अब ऑयल के बियॉन्ड जाना चाहते हैं, वो स्पेस में जाना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया और मिडल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बने, वो चाहते प्रोग्रेस हो। लेकिन इसमें जो रिग्रेसिव पावर्स है जैसे ईरान है और ईरान की जो प्रॉक्सीज है वो सबसे ज्यादा निगेटिव रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल इसी तरह का इम्पैक्ट हो सकता है। सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, अभी के लिए आपका शुक्रिया चाहूंगी। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने।